आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अपने पहले ही भाषण में प्रियंका गांधी ने दिखाए तल्ख तेवर। कहा, आप वर्तमान की बात कीजिए, सारी जिम्मेदारी नेहरू की है क्या। संसद में बोले राजनाथ सिंह। कहा, संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को नकारा गया। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, हम सारी चीजें देखने के बाद देंगे प्रतिक्रिया। लोकसभा में संविधान के चर्चा के बीच अखिलेश यादव ने किया पीडीए का जिक्र। कहा, हमें गर्व है। भाजपा नेता आरपी सिंह का आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा, झूठे वादों वाली सरकार है। टिकट मिलने के बाद बोले संदीप दीक्षित। कहा, कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बना पाएगी आप। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल। छिड़ सकती है बड़ी जंग। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पहली बार बोलने के लिए उठी। संविधान दिवस पर बहस में लोकसभा पर बात करते हुए प्रियंका गांधी ने देश में घटी कई घटनाओं का जिक्र किया। संभल कांड से लेकर अरुण वाल्मीकि तक की घटना पर प्रियंका गांधी सरकार को घेरते हुए दिखी। अपने पहले भाषण में ही प्रियंका गांधी ने संसद के अंदर अपना तल्ख तेवर दिखाकर सरकार को घेरा। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने, जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। आप सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है। एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में यह सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम। संविधान को बनाने के 75 साल पूरे होने के मौके पर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं है, हमारा संविधान सभी पहलुओं को छूते हुए राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। हमारे संविधान ने सरकार को चुनने का हक दिया है। संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को नकार दिया गया है, लेकिन भारतीय संविधान तमाम ऑनस्लॉट्स और चैलेंजेस के बावजूद बिना अपनी मूल भावना को खोए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निरंतर निभा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि इसकी बड़ी वजह है भारतीय समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, न्यायविद और संविधान के प्रति आदर
और सम्मान का भाव। और आज जब हम संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मैं इस अवसर पर संविधान की भावना की रक्षा सुनिश्चित करने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की भी मैं सराहना करना चाहता हूं। अध्यक्ष, संविधान के कस्टोडियन और इंटरप्रेटर के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को सहज रूप से हम सब स्वीकार करते हैं। अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय, आज संविधान की रक्षा करने की बात की जा रही। अध्यक्ष महोदय, आज संविधान की रक्षा करने की बात की जा रही, यह हम सभी का कर्तव्य। शंभू बॉर्डर पर किसान कई महीनों से डटे हुए, उनकी तरफ से दिल्ली कूच की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। किसानों के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। कोर्ट ने किसानों को लेकर गठित की गई समिति पर सवाल उठाए, कहा कि उनका काम काफी धीमे हो रहा है। ऐसे में किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को गलत नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाने के संबंध में कहा है कि हम ऐसा कोई आदेश नहीं दे रहे हैं। किसानों का प्रदर्शन गलत नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकारों से किसानों पर बल प्रयोग न करने की अपील की है। कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के बारे में कोर्ट ने कहा है कि हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि रिपोर्ट आती है और हम विशेषज्ञ बन जाते हैं और निर्देश जारी करना शुरू कर देते हैं। हम सभी हितधारकों से जांच करने के लिए कहेंगे और फिर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि किसान नेता जगदीश सिंह जो 17 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, वो सीनियर सिटीजन हैं, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत भी है। ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समिति का प्राथमिक कार्य किसानों को इस बात के लिए राजी करना है कि वो या तो साइट को स्थानांतरित करें ताकि राजमार्ग खुल जाए, या खराब मौसम की वजह से कुछ देर के लिए विरोध प्रदर्शन को रोक दें और समिति को इसे संभालने दें। और यदि समिति इस मुद्दे को संभाल नहीं सकती तो वो इसे फिर से शुरू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के अभी तक के काम पर संतोष जताया है। कोर्ट ने कहा है कि कमेटी अच्छा काम कर रही है। पंजाब एजी ने कहा है कि मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध होने से राज्य की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो रही है। जस्टिस कांत ने कहा है कि समिति किसानों को ये समझाने के लिए सबसे अच्छी प्रतिनिधि हो सकती है। चूंकि मुद्दों पर विचार किया जा रहा है, वो इसे स्थगित कर सकते हैं, बेशक आंदोलन वापस न लें। एजी ने कहा है कि ये स्थान भी बदल सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम देखेंगे कि बिल में क्या है, वे इसे कैसे करेंगे। हम सारी चीजें देखेंगे और फिर हम इस पर प्रतिक्रिया देंगे। आई लोकसभा में संविधान पर बहस पर उन्होंने कहा कि हमने ये शर्त रखी है कि संविधान पर चर्चा होनी चाहिए। कई असंवैधानिक चीजें चल रही हैं, कई स्वायत्त संस्थानों का दुरुपयोग हो रहा है। देश में शासन ये अच्छा नहीं है, इसीलिए हम बहस चाहते हैं क्योंकि हर कोई जान सके कि शासन कैसे चल रहा है। देखेंगे वो उसमें है क्या बिल में, वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से करते हैं और उसका विवरण क्या है, वो सब देखने के बाद रिएक्ट करेंगे। जो बिल आता है वहां पर तो डिस्कशन को आएगा, फिर देख लेके बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट भी स्टार्ट है सर। आपको लगता है कि हाउस चलाने के मूड में है सरकार? नहीं, उनके देखो ये कंडीशन तो हमने डाला था कि कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन, उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि दो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें बहुत चल रही है। बहुत से ऑटोनोमस बॉडीज को भी ये लोग मिसयूज कर रहे हैं और देश में गवर्नेंस ठीक नहीं है। तो इसलिए हम चाहते थे कि डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन पे हो और ताकि सभी लोगों को मालूम हो जाए कि सरकार की गवर्नेंस किस ढंग से चल रही है और लोगों को संविधान के तहत उनके हकूक मिल रहे या नहीं, ये सारी चीजें आई। देश के चर्चित अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के बयान पर महाभियोग चलाने के लिए राज्यसभा महासचिव को नोटिस दिया है। शेखर ने 9 दिसंबर को हाई कोर्ट परिसर में विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब किसी जज की नियुक्ति होती है तो वो संविधान की रक्षा का शपथ लेता है। जो जज संविधान की रक्षा का शपथ लेने के बाद संविधान पर ही आक्रमण करे तो हमारा मानना है कि उस जज को उस पद पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। आपको मालूम है कि कोई भी जज जब उसकी नियुक्ति होती है तो वो संविधान की रक्षा का शपथ लेता है, और जो जज संविधान की रक्षा का शपथ लेने के बाद संविधान का ही आक्रमण करे
और उस शपथ को नजरअंदाज कर दे, तो हमारा मानना है कि उस जज को उस पद पे बैठने की इजाजत नहीं होनी चाहिए और उसको बर्खास्त करना चाहिए। इसी संदर्भ में हमने धारा 2017 आर्टिकल 2171B, आर्टिकल 218, आर्टिकल 124(4), आर्टिकल 124(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हमने ये मोशन मूव किया है फॉर द रिमूवल ऑफ द जज। और जो उन्होंने कहा है पब्लिकली, और वो भी हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में, मैं समझता हूं कि कोई इस देश में कोई राजनीतिक नेता भी होता वो भी ऐसी बात नहीं करता। तो ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ये संविधान की रक्षा का मामला है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे साथ वो आए और संविधान की रक्षा करें और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की रक्षा करें। और अगर वो ऐसा नहीं करते, हमारे साथ नहीं आते, तो फिर देश को पता लग जाना चाहिए कि किस तरफ वो हैं और किस तरफ हम हैं। ये बड़ी जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि जिस तरह से सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज को दबा रहा है, उससे पता चलता है कि वे निरंकुशता की ओर बढ़ रहे हैं। वे विपक्ष के नेता का अपमान कर रहे हैं और विपक्षी नेताओं को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। सरकार लगातार दलितों, किसानों का अपमान कर रही है। इन दिनों सत्ता पक्ष जिस तरह से विपक्ष को दबाने का काम कर रही है, इससे ऐसा लगता है कि अब लोकतंत्र नहीं एक तंत्र लाना चाहती है भाजपा की सरकार। आप देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से एलओपी का अपमान हो रहा है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। आज भी ऐसा ही हुआ, उन्हें बोलने के लिए बोला गया, फिर तुरंत हाउस अर्जेंट हो गया। ये सरकार जो है वो सिर्फ नाम के वास्ते दलित या आदिवासी या किसान के हित की बात तो करती है, लेकिन जब उनको करना होता है तो लगातार उनका अपमान करती है। आप माननीय राष्ट्रपति महोदया को ले लीजिए, वो एक आदिवासी महिला है, उनकी बात करती, उनको सत्ता पे बैठाया गया, लेकिन जब इस पार्लियामेंट के नए भवन का उद्घाटन हुआ उन्हें नहीं बुलाया गया। उसी तरह से हमारे एलओपी एक दलित समाज से आते हैं, जब भी वो बोलने के लिए खड़े होते हैं या तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, बैठा दिया जाता है। और सत्ता पक्ष की तरफ से 0 आवर में भी अगर कोई उठकर कहता है हम बोलना चाहेंगे। भाजपा नेता आरपी सिंह ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। आरपी सिंह ने कहा कि 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली सरकार ने जनता से वादा करके एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज तक दिल्ली में न बिजली हाफ है और न पानी माफ है। ये झूठे वादों वाली सरकार है। का गाना है, वादा तेरा वादा, वादे तेरे पे मारा गया, ये बंदा सीधा साधा। ये क्या कि झूठ बोलते हैं, ना 1000 रुपये है ना 2100 रुपये है। 10 साल से सरकार इनकी है, अब तक तो एक पैसा नहीं दिया। और इसी प्रकार का वादा ने पंजाब में भी किया था। 2.5 साल हो गए, 2.5 साल निकल गया, अब तक वो वादा पूरा भी नहीं हुआ। यहाँ तो वादा आप कर रहे हैं, तो क्या कि झूठे वादों वाली सरकार है। आज तक दिल्ली में ना बिजली हाफ है ना पानी माफ है। स्कूलों की व्यवस्था चरमरा गई है। अभी नए नए झूठ परोस रहे हैं। बनती है तो वो देंगे 2100 रुपये। तो सरकार बन नहीं रही, इससे तो वादे करें इस प्रकार के। इस पर लोगों ने उनको सिरे से नकार दिया। भ्रष्टाचारी और झूठी सरकार को लोगों ने सिरे से नकार दिया। इसका स्वागत करना चाहिए। पूरे देश में एक साथ चुनाव हो ताकि सरकार का खर्चा भी बचेगा और जो बार बार चुनाव के चलते हुए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हॉल्ट पे आ जाता, रुक जाता है, काम रुक जाता है। किसान नेता सरवन सिंह पंधे ने पंजाब और हरियाणा के लोगों से खनौरी और शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा होने की अपील की है। उन्होंने हरियाणा के भाजपा सांसद रामचंद्र जांगड़ा पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने का आरोप लगाया और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्हें पार्टी से निकालने की मांग की। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब और हरियाणा के निवासियों से बड़ी संख्या में खनौरी और शंभू सीमा पर पहुंचने की अपील करता हूँ। हरियाणा के एक एमपी है रामचंद्रा, वो जो कुछ बोल रहे हैं कि जो पिछला आंदोलन था सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर और अन्य बॉर्डरों के ऊपर चला था, वो लोगों को भड़काने के लिए, एक देश में दंगे जैसी पोजीशन पैदा करने के लिए यह कह रहे हैं कि 700 बेटियां गायब हो गई जब आंदोलन चल रहा था। तो ये भारत की माताओं बहनों का भी अपमान कर रहे हैं। रामचंद्रा के ऊपर कार्रवाई होने चाहिए। जो
समुदायों के बीच फूट डाल रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जेपी नड्डा जी जो पार्टी अध्यक्ष हैं भाजपा के, हम उनसे अपील करेंगे इनको पार्टी से निकाला जाना चाहिए, 295 का पर्चा होना चाहिए, अन्यथा नहीं तो वो अपने बयान से माफी मांगे जो उलझुल बोल रहे हैं। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब आसन द्वारा ही नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तो हम सभापति से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। विपक्षी सांसदों को संसद में बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। संविधान के खिलाफ बोलने वाले जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। राज्यसभा के सभापति ने कभी किसानों के हित में फैसला नहीं लिया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ दिए गए बयान की हम निंदा करते हैं। विषय नहीं है, उस पर भी बोलने का अवसर दे रहे हैं और जहां हमको बोलना है वहां बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए नंबर 1, राज्यसभा के आसंदी से राज्यसभा के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। 1 नंबर 2, संविधान जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके रक्षा करने के लिए हर बार उसमें कहा कि वे संविधान की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। संविधान की शपथ लेकर जो जज संविधान के खिलाफ बोलते हैं उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। इसी तरह से फिर आज माननीय चेयरमैन साहब ने जिस प्रकार से सदन के आसंदी से अपनी बात कहा कि मैं किसान का बेटा हूं। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फिर से कई प्राइवेट स्कूलों में बम की धमकी मिली है। बमों की धमकी डीएसपी ईस्ट ऑफ कैलाश सलवान मॉडर्न स्कूल को दी गई है। डीपीएस स्कूल में सभी पेरेंट्स को आज छुट्टी का मैसेज किया गया है। हमारे साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में 4 स्कूल्स में 12-54 के आसपास मेल आया इसमें, और इसमें स्कूल्स में एक्सप्लोजिव होने का था। तो इसमें जैसे ही हमें स्कूल्स की तरफ से ये इत्तला मिली, हमारे एसएचओज विद स्टाफ और हमारी बीडी टीम सब जा करके सभी ने चेक किया, प्रॉपर एसओपी फॉलो किया और हमें किसी प्रकार की कोई भी सस्पिशियस थिंग वहाँ नहीं मिली। स्कूल अथॉरिटीज़ को भी हमने अवगत कराया और पेरेंट्स को भी अवगत कराया कि पैनिक नहीं करें किसी प्रकार का। इसमें से 4 स्कूल्स में से कुछ स्कूल ने स्कूल बंद करने का निर्णय लिया और 1-2 स्कूल अभी चल रही है। सर, ये जो ग्रुप मेल है इसमें कई स्कूल्स के। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मी तेज हो चली है। आम आदमी पार्टी पहले ही 31 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। इसके बाद अब कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस ने भी 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस की लिस्ट के बाद लगभग तय हो गया है कि अब कांग्रेस और आप का गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस ने केजरीवाल के सामने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद दीक्षित ने दावा किया कि दिल्ली में कांग्रेस की मदद के बिना आप सरकार नहीं बना पाएगी। नहीं, पहले तो पार्टी का धन्यवाद करता हूं, ये मौका दिया है। और देखिए, ऐसा था पिछले 10 साल से, आपने भी देखा होगा, मैंने हर मौके पे जब भी इन्होंने या तो अपनी वायदा खिलाफी की या दिल्ली के साथ गद्दारी की या भ्रष्टाचार किया या काम नहीं किया, उसका उल्लेख करता रहा। और आपको याद होगा, मैं आज से 7-8 साल पहले से आप लोगों से कह रहा था कि जिस तरीके का भ्रष्टाचार इस सरकार में हो रहा है, जब बाहर आएगा तो आप लोग इस बात का समझ भी नहीं पाएंगे कि कितनी भ्रष्ट कोई सरकार हो सकती है। खैर, समय आते आते बहुत सी चीजें जो मैंने उस समय कही थी सब सच निकली हैं। तो शायद एक मौका भी है दिल्ली की जनता को बताने का कि किस तरीके का उन्होंने मुख्यमंत्री चुना, जो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में इतना एक तरीके से शब्द तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इतना घटिया काम करने वाला शायद कोई मुख्यमंत्री रहा हो। और मेरे हिसाब से ये चुनाव कोई विधायक के जीतने का चुनाव नहीं होगा। ये दिल्ली में इस तरह का मुख्यमंत्री का दोबारा या तिबारा कभी आना चाहिए, दिल्ली छोड़िए किसी प्रदेश में उस चीज का। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी स्थित कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में संविधान के 75 साल पूरे होने के अवसर पर चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि संविधान निर्माताओं को मेरा नमन है और इसी की वजह से देश एकजुट है। लोकसभा में अखिलेश ने अपने सियासी समीकरण पीडीए का जिक्र करते हुए कहा कि हमें विविधता में एकता पर गर्व है। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान
हमारी ढाल है, संविधान हमारी सुरक्षा है, संविधान हमें समय समय पर शक्ति देता है। संविधान ही देश की 90% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। ये संविधान ही हमारा बड़ा मददगार है। इसलिए ये हमारे जैसे लोग और देश के कमजोर लोगों के लिए और खासकर पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। यूपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब नए साल में पार्टी को उसका नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। लेकिन नया अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर अभी भी चर्चा है। किस तबके से होगा, इसको लेकर सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा इस बार यूपी में दलित समाज से अध्यक्ष बनाकर इतिहास बनाने जा रही है। 21% दलित वोटरों को साधने की कोशिश में भाजपा का ये बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। बीजेपी ने यूपी में ओम प्रकाश सिंह, स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य जैसे ओबीसी समाज के लोगों को यूपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान पहले भी दी है, लेकिन अभी तक इस पद पर कोई दलित समाज से जुड़ा व्यक्ति आसीन नहीं हुआ है। लंबे समय तक स्वर्ण खासकर बनिया समाज की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ साथ बीजेपी ने बाकी समाज को भी अपने साथ जोड़ने की कला विकसित की है। 2017 के विधानसभा चुनाव में गैर यादव ओबीसी और गैर जाटो एससी वोट बैंक के सारे बीजेपी 300+ के आंकड़े तक पहुंच गई। 2022 में दलित लाभार्थियों और बसपा से मोह भंग हो चुके दलित वोटरों का भी समर्थन बीजेपी को मिला और बसपा का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया, जिससे बीजेपी को 275 सीटों के साथ शानदार वापसी हुई। लेकिन लोकसभा चुनाव में पीडीए और संविधान के मुद्दे पर विपक्ष ने दलित वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हुई और यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। अब दलित समाज का 21% वोट बीजेपी के साथ मजबूती से जुड़े, इसको लेकर यूपी में बीजेपी नया प्रयोग करने के मूड में है। जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा, उनमें विद्यासागर सोनकर और रामाशंकर कठेरिया का नाम सबसे ऊपर है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र कुमार का कहना है कि यूपी में आज तक बीजेपी ने किसी दलित को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया है। इस बार हो सकता है कि बीजेपी ये करके चौंका दे, लेकिन ये जरूर है कि अगर दलित समाज से कोई भी अध्यक्ष बनता है तो उसमें कम से कम संगठन के काम की समझ हो। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से देश एक चुनाव एक मुद्दे पर घेरा है। सपा चीफ ने आज कहा कि ये भाजपा के चुनाव जीतने का जुगाड़ है। इसी मुद्दे पर सपा सांसद और पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार संविधान के मुताबिक काम कर रही है या ये नहीं, ये देखना होगा। भाजपा वाले इमरजेंसी जैसा काम कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को एक लंबा रास्ता तैयार करना है। अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है जी। अगर संसद में आए, पास भी हो जाए, महिलाओं का आरक्षण बिल पैसे पास हो चुका है, अभी पड़ा हुआ कि नहीं पड़ा, तो परिसीमन होगा, बरसें लग जाएंगी। 29 तक तो ये काम हो नहीं सकता, शायद 31 में कभी हो। सर, इस पूरी एक्सरसाइज का क्या देश को कोई फायदा होगा जो दावा किया जा रहा है? फायदे भी हैं, नुकसान भी है जी। सर, जो संविधान पे चर्चा आज से शुरू हो रही है संसद में, आपकी पार्टी का क्या इसके अंदर योगदान रहेगा, क्या आपका रुख रहेगा? बोलेंगे लोग संविधान पे क्या योगदान और न योगदान का। संविधान ये एनालिसिस करेंगे कि संविधान में जो लिखा है उसकी मंशा के अनुकूल सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है। किस किस तरह से संविधान की मूल आत्मा जो है, प्रस्तावना और मूल अधिकार, उनको निगेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ काम किया जा रहा है। ये सारी बातें हैं। और बीजेपी वाले इमरजेंसी की बात करें। ईरान के तमाम प्रॉक्सी गुटों को ठिकाने लगाने के बाद अब इजराइल अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान पर हमला करने की तैयारी में है। सीरिया में अल बशर असद के तख्तापलट का फायदा उठाते हुए इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी तेज कर दी है। इजरायली सैन्य अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी गई है।
इजरायली सैन्य अधिकारियों ने बताया कि मिडिल ईस्ट में तेहरान के प्रॉक्सी गुटों के कमजोर होने और सीरिया में असद शासन के पतन के बाद इजरायली वायुसेना ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के खिलाफ संभावित हमलों के लिए अपनी तैयारी कर रही है। आईडीएफ का मानना है कि अलग थलग पड़ा ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को और आगे बढ़ा सकता है। मध्य पूर्व में असद शासन के पतन के बाद इजराइल ने मौके का फायदा उठाते हुए न केवल सीरिया में गोलान हाइट्स के करीब बफर जोन पर कब्जा किया, बल्कि सीरिया के ज्यादातर एयर डिफेंस को तबाह कर दिया। इजरायली सेना का मानना है कि यह ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का मुफीद समय है। ईरान और इजरायल के बीच तनाव लंबे समय से जारी है। पिछले एक साल में दोनों देशों में एक दूसरे को सीधे तौर पर कई बार टारगेट किया है। अप्रैल में ईरान ने इजराइल में इजरायली दूतावास के करीब हुए हमले के जवाब में मिसाइल दागी तो इजराइल ने भी पलटवार किया। इसके बाद 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसने पहले की तुलना में इजराइल को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ईरान और इजराइल के बीच तनाव लंबे समय से जारी है। पिछले एक साल में दोनों देशों ने एक दूसरे को सीधे तौर पर कई बार टारगेट किया है। अप्रैल में ईरान ने सीरिया में ईरानी दूतावास के करीब हुए हमले के जवाब में मिसाइल दागी तो इजराइल ने भी पलटवार किया। इसके बाद 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसने काफी ज्यादा ईरान का नुकसान किया। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।